हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। ये जो स्टाइशियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की आप सीरीज देख रहे हो, इसके अगले एपिसोड में आज मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या सांद्रता पदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताने जा रहा हूं। वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का क्या मतलब होता है? मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6, अर्थात 10 लाख। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि 1 मिलियन रुपीस इसके पास है, इसका मतलब 10 लाख रुपए इसके पास है। तो पार्ट्स पर मिलियन का यहां पर जो मीनिंग है वो एक्चुअली हो जाएगा कि 10 की घात 6 में उपस्थित किसी का भी एक हिस्सा, एक पार्ट। और जनरली आप जब देखते होंगे कि जो एयर इंडेक्स होता है, मतलब जो हवा का मापांक होता है कि हवा कितनी शुद्ध है, हवा कितनी अशुद्ध है, उसमें सामान्यतः जितनी भी गैसेस उपस्थित होती हैं उनको पीपीएम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कहीं पर भी अपने शहर में घूम रहे हैं या कहीं पर भी देख रहे हैं तो एयर जो इंडेक्स है, एयर की जो क्वालिटी है, उसमें उपस्थित गैसों को पीपीएम में बताया जाता है। क्योंकि पीपीएम का मतलब हो गया कि हवा बहुत सारी है जिसके अंदर उन गैसेस का कितना हिस्सा है। तो यही मैं आपको इस एपिसोड में बता रहा हूं बच्चों। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा है पार्ट्स पर नोटेशन। पार्ट्स पर नोटेशन, इसका मतलब है ये छदम इकाइयों का समूह है। पार्ट्स पर नोटेशन है ना, छदम इकाई, इसका मतलब सूडो यूनिट्स, मतलब जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, जो कि विमाहीन मतलब डायमेंशनल लेस इकाइयों को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब सामान्यतः इनके साथ सिर्फ पीपीएम लिखा हुआ होगा, इनकी और कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, है ना। तो इसलिए हमने इनको बोला है डायमेंशनल लेस। पीपीएम, जैसा भी आपको मैंने बताया, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जो मिलियन है उसका मतलब 10 की घात 6 है, अर्थात 10 लाख होता है। तो देखिए, 10 की घात 6 में अगर किसी का भी एक हिस्सा उपस्थित है तो हम पार्ट्स पर मिलियन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/10⁶। ठीक है, या इसको हम सिंपली ऐसे लिख ही सकते हैं 10⁻⁻⁻⁶। इसकी जगह अगर आप लिख रहे हैं पीपीबी, बिलियन, तो बिलियन का मतलब हो जाएगा 10 की घात 9 में उपस्थित किसी का भी एक हिस्सा। तो 10 की घात 9, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको बहुत लंबे सारे जीरो लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए अब इसको कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो हम इसको 10⁻⁻⁹ भी लिख सकते हैं। और पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 की घात 12 में उपस्थित किसी का भी एक हिस्सा। तो 1/10⁻⁻ आप 12 लिख सकते हो या फिर 10⁻⁻12 लिख सकते हो। मुख्यतः जो तुमको देखने को मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा? आंसर है वो पीपीएम देखने को मिलेगा, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन को यहां पे और क्लियर करते हैं। ये मैंने यहां पे नोट लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने नॉर्मलता, मोलरता, इन सबको देखा, या मोल, इनको देखा, तो ये सब एक्चुअली क्या एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। लेकिन ये जो पीपीएम टेक्निक है या पीपीबी टेक्निक है या पीपीटी टेक्निक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स का हिस्सा नहीं है। जैसा भी हमने लिखा था, ये सब छदम इकाइयां हैं। तो उपरोक्त सभी इकाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले पीपीएम, और मुख्यतः हम पीपीएम को ही फोकस कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन अर्थात 1 मिलियन का हिस्सा, 1/10 की घात 6। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है। अगर तुम किसी विलियन के लिए पीपीएम लिख रहे हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम सामान्यतः जो एयर इंडेक्स होता है, हवा की जो क्वालिटी होती है, उसके अंदर पीपीएम के टर्म्स में गैसों को लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी विलियन के संबंध में बता रहे हो तो फिर पीपीएम को कैसे लिखोगे? यह किसी विलियन के 10 की घात 6 ग्राम अथवा 10 की घात 6 मिलीग्राम में उपस्थित विलय का ग्राम में भार है। ये देखिए, अगर आप विलियन को 10 की घात 6 ग्राम लिख रहे हो तो फिर आप लिखोगे विलय का ग्राम में भार है। और अगर आप विलियन का जो अमाउंट है उसको 10 की घात 6 मिलीग्राम लिख रहे हो तो फिर हम विलय का जो भार है उसको भी मिलीग्राम में लिखेंगे। तो वापस मैं रिपीट करता हूं, किसी विलियन के 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित विलय का ग्राम में भार
इसी को हम ppm बोलेंगे। ओके, और अगर विलियन का जो भार है वो आप मिलीग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 10 की घात 6 मिलीग्राम, तो फिर विलय का जो भार है वो भी मिलीग्राम में लिखा जाएगा। तो मतलब ऊपर भी मिलीग्राम होना चाहिए, नीचे भी मिलीग्राम होना चाहिए। ऊपर ग्राम है तो फिर नीचे ग्राम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। गणितीय रूप ppm का, तो देखिए विलय की मात्रा अथवा भार ग्राम में है, डिवाइड बाय विलियन का भार 10 की घात 6 ग्राम, और 10 की घात 6 इसका मतलब 1 मिलियन ग्राम। और अगर ऊपर आप लिख रहे हैं विलय की मात्रा अथवा भार मिलीग्राम में, तो फिर नीचे आप लिखोगे विलियन का भार 10 की घात 6 मिलीग्राम में। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अगर नीचे में 10 की घात 6 नहीं दे रखा, कोई और वैल्यू दे रखी है, तो फिर जैसे कि हम नॉर्मलता या मोलरता में करते हुए आए हैं कि अगर नीचे लीटर नहीं दे रखा तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। सेम कहानी यहां पर होगी। अगर नीचे 10 की घात 6 नहीं है तो 10 की घात 6 में परिवर्तित कैसे करोगे? जो भी विलय की मात्रा या भार ग्राम में है बटे जो भी विलयन का भार ग्राम में है, मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहां पे मैंने लिख रखा है, माना आपके पास 0.002 पार्ट NaCl एक पार्ट विलियन में उपस्थित है। तब यदि हम उपरोक्त को ppm में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए 0.002 पार्ट NaCl एक पार्ट विलियन में उपस्थित है, तो फिर 10 की घात 6 में कितना उपस्थित होगा? तो ऑब्वियसली 0.002 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की घात 6 से। तो ये देखिए 220 ppm आ गया। समझ में आया सभी को? तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? 10 की घात 6 वो चाहे विलियन में उपस्थित विलय का भार है या हवा में उपस्थित विभिन्न गैसों का भार है, हमेशा मुझे 10 की घात 6 में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ और आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए यहां पे जो अभी आपको मैंने समझाया उसको अगर हम लैंग्वेज की फॉर्म्स में लिखेंगे तो ऑल्टरनेटिवली मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एक पार्ट विलियन में NaCl का 0.002 पार्ट या हिस्सा है। ठीक है, तो फिर 10 की घात 6 पार्ट विलियन में NaCl का कितना हिस्सा होगा? तो 0.002 इंटू 10⁻⁶। यही मैंने आपको भी यहां पर भी समझाया था कि अगर विलय की मात्रा या भार ग्राम में है और बटे विलियन का भार आपको 10 की घात 6 में नहीं दे रखा, कोई और वैल्यू दे रखी है, तो फिर उसको 10 की घात 6 में परिवर्तित करना है। इसका मतलब उसको गुणा करना पड़ेगा 10 की घात 6 से। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये तो हमको ppm की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जब भी हमसे कोई बोलता है कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है, हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे। अब देखिए कुछ कन्वर्जन्स आजकल क्या डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ रहा है, आपको एक ppm वाली वैल्यू दे देगा और बोलेगा पार्ट्स डेसिमल में कन्वर्ट करिए, या पार्ट्स डेसिमल दे देगा ppm में कन्वर्ट करिए। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है ppm कन्वर्जन्स, ये हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मुझे ppm में मान दे रखा है और मुझे पार्ट डेसिमल में निकालना है। डेसिमल इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल का मतलब यहां पर जैसे हम जानते हैं कि जो पार्ट डेसिमल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो भी पार्ट्स पर मिलियन वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 की घात 6 से, तो हमको पार्ट्स डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जैसे आपको लिखा हुआ है 550 ppm विलियन है, उसको पार्ट्स डेसिमल में परिवर्तित करिए। तो जो 550 ppm वैल्यू है उसको मैं 10 की घात 6 से डिवाइड कर दिया हूं, तो ये 0.005 पार्ट डेसिमल आ गया। ठीक है, और अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, आपको पार्ट डेसिमल पता होता तो डेफिनेटली पार्ट डेसिमल इज इक्वल टू ppm डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, तो फिर ppm में कन्वर्जन हो जाता। तो ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुछ और कन्वर्जन्स मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए सभी। हाँ बच्चों, तो देखिए इसी कन्वर्जन सीरीज में कुछ और यहां पर कन्वर्जन्स भी देख लेते हैं। जैसे आपको ppm में वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रतिशत या परसेंटेज, इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको ppm में मान दे रखा है, तो क्या करेंगे? जो भी ppm में मान दे रखा है उसको हम 10 की घात 4 से डिवाइड कर देते हैं।
तो देखिए, जैसे सपोज आपको 5 ppm वैल्यू दे रखी है, तो प्रतिशत या परसेंटेज ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, तो 0.0005 प्रतिशत आ गया। तो जैसा भी आपको मैंने बताया कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जा रहा है कि हमको पीपीएम में मान दे दिया जाता है और उसको प्रतिशत में पूछ रहा है, या प्रतिशत में मान दे दिया जाएगा, उसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुमको प्रतिशत में मान दे रखा है और तुमको पीपीएम में कन्वर्जन करना है, तो पीपीएम डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, और ये प्रतिशत के बराबर है, तो जो भी प्रतिशत में मान है उसको 10 की पावर 4 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये कन्वर्जन तुमको याद रखने चाहिए। ऐसे ही अगर सांद्रता, जैसे आपको याद होगा हमने कैपिटल सी या कैपिटल एस को डिफाइन करके आ रहे हैं हम, ग्राम प्रति लीटर, जो भी विलय का भार है ग्राम में, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित होता है। तो अगर मुझे सांद्रता दे रखी है ग्राम प्रति लीटर में, तो उसको पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखिए, पीपीएम में अगर मैं चाहता हूं सांद्रता निकालना, तो जो भी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है उसको 10⁻³ से गुणा कर दो। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा पीपीएम में वैल्यू। जैसे आपको मान लेते हैं सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर दी गई है, तो फिर पीपीएम में इसका क्या मान होगा? 5 इंटू 10 की पावर 3, तो 5000 पीपीएम हो गया। तो ये जो हमने 3 प्रकार के कन्वर्जन लिखे हैं, पार्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल, उसके बाद पीपीएम का प्रतिशत में कन्वर्जन, और अगर ग्राम प्रति लीटर हमको सांद्रता दे रखी है तो उसका पीपीएम में, या पीपीएम दे रखा है तो ग्राम प्रति लीटर में कन्वर्जन, ये आपसे मुख्यतः पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या समझ लिया यहां पर? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि किसी भी विलय का एक पार्ट, एक हिस्सा, जो कि विलयन के 10⁶ हिस्से में उपस्थित है, इसी को हम पार्ट्स पर नोटेशन बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है आपको जानना, जहां से आपको मुख्यतः प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बच्चों क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो इसके अंदर अगली एक और कंसंट्रेशन टर्म जो है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, वो और मैं आपको ऐड करता हूं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फॉर्मेलिटी देख रहे हैं। हाँ बच्चों देखिए, जो अगला और लास्ट टर्म है फॉर्मेलिटी, जिसको हम फॉर्मलता भी बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, तो जो फॉर्मेलिटी या कैपिटल एफ है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये देखिए जरा। जैसे जो सहज संयोजक यौगिक होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होते हैं, अणु या मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सहज संयोजक यौगिकों में मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम मुख्यतया अणुओं, मॉलिक्यूल्स की बातें करते हैं। क्योंकि यहां पे क्या, परमाणुओं के मध्य सहज संयोजक बंद होता है, जबकि आयनिक यौगिकों के केस में, आयनिक यौगिकों में मतलब आयनिक कंपाउंड्स में हम आयंस के मध्य आकर्षण की बात करते हैं। जो आयनिक बंध है वो एक्चुअली सिर्फ आकर्षण है, बट सिर्फ का मतलब यह नहीं है कि बहुत दुर्बल है। आयनिक बंध तो बहुत ही प्रबल बंध है, और जबकि यहां पर जो हमने लिखा है कि अणुओं, मॉलिक्यूल्स, है ना, तो सहज संयोजक बंध आयनिक बंध की तुलना में दुर्बल होता है। अब आयंस के मध्य आकर्षण, इसलिए यहां पर हम अणु नहीं लिखते,
आयनिक यौगिकों के केस में अणुओं की जगह फॉर्मूला यूनिट या सूत्र इकाई लिखा जाता है। और इसीलिए यहां पर सांद्रता अगर बतानी है आयनिक यौगिकों के केस में तो हम फॉर्मेलिटी को यूज करते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर सहज संयोजक यौगिकों में, ऑब्वियसली सहज संयोजक यौगिकों के केस में हम मोलरिटी लिखते हैं। ये देखिए, सहज संयोजक यौगिकों के केस में, क्योंकि यहां पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, के केस में मोलरिटी अथवा मोलरता लिखी जाती है। अब क्या दोनों की परिभाषा में कोई खास अंतर है क्या बच्चों? देखिए, जहां हमने मोलरता की परिभाषा लिखी थी ना, उसमें क्या लिखा था? विलय के मोल जो कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित है। यहां पर जब मैं फॉर्मेलिटी को परिभाषित करूंगा तो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा, विलय के फॉर्मूला यूनिट, और फॉर्मूला यूनिट एक्चुअली है मोल ही बच्चों। सिर्फ आयनिक यौगिकों के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि अणु की जगह हम फॉर्मूला यूनिट लिख रहे हैं, तो इसलिए वहां पर विलय के मोल की जगह क्या हो गया? विलय के फॉर्मूला यूनिट जो कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित है। बस यही चेंज आएगा। तो फॉर्मेलिटी एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि मोलरता का ही दूसरा नाम है। ओके, तो देखते हैं यहां पे परिभाषा, पहले ये लिख लीजिए सभी। हाँ बच्चों, देखिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आयनिक यौगिकों के केस में फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता लिखी जाती है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सभी को? तो देखिए, हम जो फॉर्मेलिटी या एफ है उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो जैसे हमने मोलरिटी के लिए लिखा है विलय के मोल, तो यहां पर हो जाएगा विलय के फॉर्मूला यूनिट, और इसको डिवाइड कर देंगे विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और जो विलय के, जैसे विलय के मोल कैसे लिखे थे हमने? ये विलय का भार, और इसको हम डिवाइड कर देंगे विलय का ग्राम अणुभार। ये देखिए, तो बस अगर इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली आपको अगर विलय के फॉर्मूला यूनिट को लिखना है तो फॉर्मूला यूनिट को हम देखिए ऐसे लिखेंगे, इसमें ऊपर तो वही आएगा विलय का भार, ठीक है ना, ग्राम में। बस डिवाइड हम यहां पर करेंगे, विलय का जो ग्राम अणुभार है उसकी जगह हम यहां पर लिखते हैं विलय का फॉर्मूला भार, और एक्चुअली है ये ग्राम अणुभारी, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। विलय का फॉर्मूला भार जो हम आयनिक यौगिकों की स्थिति में लिख रहे हैं, आयनिक यौगिकों के लिए फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला भार हम लिखते हैं यहां पे। क्योंकि हमने उनके लिए बात करी है कि वो अणुओं के रूप में नहीं है ना, वो आयंस के मध्य आकर्षण के कारण है बस। तो देखिए, जब भी तुमको विलय के फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करने हैं, जो भी विलय का भार दे रखा है उसको डिवाइड कर दोगे विलय का फॉर्मूला भार से, और फॉर्मूला भार एक्चुअली होता ग्राम अणुभार ही है।
तो यहां पे नोट में मैं लिख दूंगा फॉर्मूला भार ये इक्वल है ग्राम अणुभार के। ये देखिए, ठीक है ना। जैसे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम लिखा है, इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। विलियन के 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में उपस्थित 5.85 ग्राम NaCl के विलियन की फॉर्मेलिटी की गणना करो। तो देखिए NaCl इसका मतलब आयनिक यौगिक है ना। NaCl मतलब धनायन और ऋणायन का कॉम्बिनेशन, मतलब आयनिक यौगिक। ठीक है, और आप यहां पर देख रहे हैं 5.8 ग्राम NaCl आपको दे रखा है। तो अब सबसे पहले क्या मुझे NaCl का फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करते हुए बनेगा क्या? हां, इसके लिए NaCl का भार जो तुमको दे रखा है 5.85 ग्राम और डिवाइड बाय NaCl का फॉर्मूला भार। तो फॉर्मूला भार यहां पर हो जाएगा सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, इसका मतलब ये 58.5 ग्राम हो गया। ये देखिए, तो ये तुमको NaCl का फॉर्मूला यूनिट पता चल गया है। देखिए विले के फॉर्मूला यूनिट, और विलियन का आयतन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये तो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, अर्थात ये तो 500 मिलीलीटर दे रखा है। तो मैं अब लिख सकता हूं फॉर्मेलिटी, जिसको हमने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया है। तो NaCl का भार जो 5.85 ग्राम है डिवाइड बाय NaCl का फॉर्मूला भार 58.5 ग्राम है डिवाइड बाय जो विलियन का आयतन है वो 500 मिलीलीटर है, क्योंकि मिलीलीटर में दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको रिजल्ट ये मिलेगा बच्चों 0.2 फॉर्मल। ये देखिए, ये आपका आंसर है बच्चों। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो फॉर्मेलिटी हमको क्लियर हो गई और इससे पहले पार्ट्स पर मिलियन क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम देखिए मैं आपको वहां पे और बताता हूं। देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम जो फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म तापमान पर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये, और इसके लिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मोल भिन्न, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता। ये देखिए, ओके, कैसे पता चलेगा? देखिए, जो तापमान है, तापमान बढ़ाने अथवा घटाने से मुख्यतः विलियन का जो आयतन है, विलियन का आयतन वो बढ़ता अथवा घटता है। घटता है। और अगर विलियन के आयतन में, मतलब जो विलायक के अणु हैं, अगर उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, घट रही है, जिससे विलियन का आयतन डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब सांद्रता परिवर्तित होगी।
इसलिए अतः वो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनमें आयतन उपस्थित है या आयतन का कोई भी रोल है, उनके लिए तापमान बढ़ाने या घटाने से सांद्रता के ऊपर प्रभाव आएगा। ये देखिए, ये है महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे। तो अब जरा जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मोल भिन्न, जिसको हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया था, और इसमें एक घटक के मोल और डिवाइड बाय कुल मोल, मतलब ऊपर और नीचे अगर देखा जाए तो सिर्फ मोल है। और मोल का क्या मतलब होता है? मोल का मतलब भार बटे ग्राम अणुभार, मतलब ऊपर भी भार हो जाएगा और नीचे भी भार हो जाएगा। और भार कभी भी आयतन बढ़ाने या घटाने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से परिवर्तित नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। मोल भिन्न जो टर्म है। ऐसे ही अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखता हूं, मोललता को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, और इसमें भी देखिए परिभाषा में क्या है, विलय के मोल हैं और बटे विलायक का भार अगर ग्राम में है तो हमने इसको किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था। फिर देखिए मोल, इसका मतलब भार बटे ग्राम अणुभार, और नीचे तो पहले ही भार है, मतलब सब जगह भार है। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है, तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जबकि जो मोलरता और नॉर्मलता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि जो मोलरता है उसमें विलय के मोल, तो देखिए हमने विलय को बी से रिप्रेजेंट किया था, तो एन बी डिवाइडेड बाय ये आयतन, देखिए विलियन का है ना, लीटर में। और ऐसे ही अगर मैं नॉर्मलता की बात करूंगा तो W बाय ई विलय के, जिसको हमने तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक बोला था, और विलियन का आयतन, ये देखिए लीटर में अगर है तो ये ऐसे लिखेंगे। तो दोनों में क्या आ रहा है? आंसर है वॉल्यूम आ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से परिवर्तित होता है। तो इसीलिए आपसे पूछा गया था तापमान पर निर्भर करती हैं, तो एक तो मोलरता निर्भर करेगी और एक नॉर्मलता निर्भर करेगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्लियर हो गया क्या? तो देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम एपिसोड में अभी तक देखते हुए आ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज V बाय V, मोल भिन्न, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। मिली तुल्यांक, मिली मोल, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, कुछ भी आप परिभाषित कर सकते हो बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यह है कि जो जो पॉइंट अभी तक मैंने आपको डिफरेंट एपिसोड्स में बताए हैं, वो हमने ढंग से नोट कर लिया है क्या, और उनको हमने ढंग से पढ़ लिया है क्या। और एक एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना बच्चों। तो अगले एपिसोड में आप क्या देखने जा रहे हो, मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता हुआ दिखूंगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे केमिस्ट्री में हर जगह बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।